नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां एलजेपी सांसद प्रिंस राज पासवान पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एलजेपी सांसद प्रिंस राज पासवान पर एफआईआर दर्ज की गई। प्रिंस पासवान पर रेप से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और कोर्ट का आदेश होने के बाद प्रिंस राज के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। बता दें, 3 महीने पहले पीड़िता ने दर्ज कराई थी शिकायत, जिस पर कार्यवाही करते हुए कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एलजेपी सांसद प्रिंस राज पासवान पर एफआईआर दर्ज की गई। रेप मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई। प्रिंस पासवान पर रेप से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता ने 3 महीने पहले शिकायत दर्ज कराई थी और अब जाकर एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, एलजेपी सांसद प्रिंस राज पासवान पर एफआईआर दर्ज की गई है। रेप मामले में पीड़िता ने 3 महीने पहले शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब कोर्ट की तरफ से आदेश के बाद प्रिंस राज के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां एलडीए इंजीनियरों और अधिकारियों की सांठगांठ का मामला सामने आया है, जिसके चलते एलडीए की अर्जित जमीन पर निर्माण की जांच शुरू कर दी गई। झूठी रिपोर्ट दिखाकर खत्म कराया गया था मुकदमा और फिर खड़ा हुआ 3 मंजिला अवैध निर्माण का ढांचा। यहां पहले भी चल रहा था अवैध निर्माण और इस पर अब कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। बता दें आपको कि झूठी रिपोर्ट सौंपी गई थी और उसके बाद वहां पर 3 मंजिला अवैध निर्माण कराया गया, जिस पर अब कार्रवाई की जाएगी और जांच शुरू कर दी गई है। यहां पहले भी अवैध निर्माण की खबर सामने आ चुकी है और इसी बीच अब एलडीए इंजीनियरों पर गाज गिरी है। बता दें, एलडीए इंजीनियरों और अधिकारियों के बीच सांठगांठ का मामला सामने आया है, जिसके चलते एलडीए की अर्जित जमीन पर अवैध निर्माण किया गया और इस निर्माण की अब जांच की जा रही है। बताते चले कि खबर सामने आई है कि झूठी रिपोर्ट देकर मामला खत्म कराया गया और उस जमीन पर 3 मंजिला अवैध निर्माण का ढांचा तैयार किया गया है। तो वहीं अब विभाग की तरफ से इस पूरे ढांचे पर जांच की जाएगी और साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इंजीनियर्स पर गिरी गाज। एलडीए इंजीनियरों और अधिकारियों की सांठगांठ का मामला आया सामने। अवैध निर्माण का पूरा मामला और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ताजमहल की सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। ताजमहल के 500 मीटर में अब वाहनों पर सख्ती बरती जाएगी और इस क्षेत्र में ऑटो चलाने की अनुमति नहीं होगी। 500 मीटर परिधि में चलने वाले ऑटो, ट्रैक्टर पर रोक, 500 मीटर की परिधि में अतिक्रमण भी हटवाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आगरा से, जहां ताजमहल को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सख्ताई के साथ अब ये नए नियम लागू होंगे, जिसके चलते 500 मीटर की परिधि में अतिक्रमण हटवाया जाएगा। यानी कि ताजमहल से 500 मीटर की जो एरिया है उसमें जो भी अतिक्रमण है उसे हटवाया जाएगा। साथ ही वहां पर ऑटो चलाने की भी अनुमति नहीं होगी। ताजमहल के 500 मीटर में अब वाहनों पर भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे। इस क्षेत्र में ऑटो चलाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें, अवैध निर्माण भी हटाया जाएगा। 500 मीटर की परिधि में चलने वाले ऑटो पर रोक लगा दी गई है। ताजमहल से जुड़े ये सख्त नियम लागू कर दिए गए, जिसके साथ अब 500 मीटर की परिधि में अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ऑटो चलाने की सुरक्षा जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। ताजमहल की सुरक्षा को लेकर ये कड़े नियम लागू कर दिए गए। और अफगानिस्तान में तालिबान राज वापस आने के बाद सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश चलाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। वैसे तो गरीबी और भुखमरी मिटाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कई बड़े देशों से मदद का हाथ मांगा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि तालिबान उस मदद को
गोले बारूद में इस्तेमाल करता है या अपने देश की भूखी जनता का पेट भरने में। बता दें कि जेनेवा में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए यूनाइटेड नेशन अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कई देश आगे आकर अफगानिस्तान की तबाह जनता की मदद करने के लिए पैसे देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान को $64 मिलियन देने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी भी 100 मिलियन यूरो यानी करीब 900 करोड़ की मदद देना चाहता है। ऐसे में चीन भी पहले ही अफगानिस्तान को 228 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुका है। दरअसल तालिबान राज में अफगान लोगों की खस्ता हालत और उन्हें मौत से बदतर जिंदगी के निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभी देशों से डोनेशन इकट्ठा कर रहा है। बर्बादी के बाद बदतर हालात झेल रहा अफगानिस्तान सीरिया और यमन बनने की बड़ी कगार पर खड़ा है। ऐसे में इसीलिए अब अफगानिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंदूक और बारूद के दम पर अफगानिस्तान जीतने वाले आतंक की सरकार क्या विदेशों से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल गरीबी दूर करने के लिए करेगा या फिर आतंक बोने के लिए। भारत में 9 सितंबर से कोरोना मामले घट रहे हैं। बता दें, नए मामलों में लगातार 5वें दिन गिरावट दर्ज की गई और आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 25,404 नए कोरोना केस आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 339 कोरोना संक्रमितों की जान गई, जबकि 37,127 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं, यानी कि 12,062 एक्टिव केस कम हो गए। केरल में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी गई। केरल में सोमवार को कोविड के 15,058 नए मामले सामने आए, जिसके चलते संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,90,489 हो गई। वहीं संक्रमण से 99 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 22,650 पहुंच गई है। राज्य के 14 जिलों में से त्रिशूर में कोविड के सबसे अधिक यानी 2,158 नए मामले सामने आए। और उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 19 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 37 मरीज ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 300 से कम पहुंच गई, जबकि रविवार को प्रदेश में 312 सक्रिय मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 15,715 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर के एक भी संक्रमित मरीज यहां से नहीं मिला है। वहीं चमोली में 5, देहरादून में 3, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2-2, रुद्रप्रयाग में 1 और उत्तरकाशी में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,242 हो गई है। इनमें से 3,29,495 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर की बात करें तो करीब 95.99% रिकवरी दर पहुंच चुकी है और संक्रमण दर 0.12% दर्ज की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अब एक खुशखबरी सामने आई है। दरअसल राज्य में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है और इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगी। सीएम की ये घोषणा भोपाल के आचारपुरा औद्योगिकी क्षेत्र में गोकुल दास एक्सपोर्ट लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट इकाई के भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोजगार सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य सरकार कुछ ही दिनों में 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रही है। राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ अब उद्यमिता स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास और औद्योगिक निवेश की गति भी तेज कर दी गई है। और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन इसी बीच डेंगू नई मुसीबत बनकर सामने आ रहा है।
हर तरफ मरीज बढ़ रहे हैं। सरकार भी इन हालातों को लेकर चिंतित है। इंदौर जिले में रविवार को एक दिन में डेंगू के 17 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही अब जिले में डेंगू के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 139 हो गई। ये जानकारी इंदौर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सेठिया ने दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बुधवार से ही राज्य में डेंगू के खिलाफ डेंगू से जग जनता के संग अभियान शुरू किए जाने वाला है और ऐसे में राज्य में बीते कुछ दिनों में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिला। इन स्थितियों के चलते सरकार ने चिंता भी अब बढ़ गई है सरकार की और इसकी वजह से आम लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो एक हफ्ते से अधिक समय तक किसी भी स्थान में जल जमा न होने दें। कूलर, टंकी, गमले, फूलदान, पुराना टायर, बेकार डब्बे, सकोरे, खाली प्लांट, गड्ढे, उन सभी की सफाई की जाए। साथ ही लार्वा नियंत्रण हेतु टेमीफॉस 50% का घोल और BTI पाउडर, BTI लिक्विड जैसे रसायन का इस्तेमाल किया जाए। तो वहीं देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी उन भाषाओं में शुमार है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। इस अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हिंदी दिवस समारोह और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, इस समारोह में अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्रा और निश्चित प्रमाणिक समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि हिंदी दिवस पर होने वाले इस आयोजन में अमित शाह के कर कमलों से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अमित शाह समारोह को संबोधित भी करेंगे और ऐसे में कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों के कारण विगत वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका था। इसीलिए इस साल होने वाले समारोह में साल 2018-19, 19-20 और 2020-21 के दौरान राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों जैसी जगहों पर सभी राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट लेख और पत्रिकाएं निकालने वाले संस्थानों को पुरस्कार दिए जाएंगे।